रिसर्च के अकॉर्डिंग पाकिस्तान के 71.7 मिलियन एक्टिव यूट्यूब व्यूवर्स हैं, यानी कि रोज की बुनियाद पर 7 करोड़ से ज्यादा लोग यूट्यूब पर कंटेंट कंज्यूम करते हैं। लेकिन अगली बात सुनकर आप लोग शॉक हो जाओगे कि 50% से ज्यादा लोग ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं जो 1% भी उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करता। पीपल आर वॉचिंग जस्ट एंटरटेनमेंट, चाहे वो ड्रामा सीरियल के फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में। और बहुत सारी रिसर्चेस इस चीज पर कंडक्ट करी गई हैं कि लिमिट से ज्यादा एंटरटेनमेंट देखने से आपका रिवॉर्ड सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता और आप चाहते हो कि हर वक्त आपको कुछ थ्रिल और एंटरटेनिंग देखने को मिल जाए। और इन्हीं एंटरटेनमेंट की एक फॉर्म जिसने आज लोगों की जिंदगियां तक बर्बाद कर दी, जिसे हर घर में सवाब की नीयत से देखा जाता है, और वो है डेली व्लॉगिंग। अनवर उल हक, जो कि 25 साल से अमेरिका में रहता था और वहीं का सिटीजन भी था, अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान वापस आया और उसकी एक 15 साल की बेटी भी थी जो कि अमेरिका में ही पैदा हुई। अब वो लड़की टिकटॉक पर वीडियोस बनाया करती थी, लेकिन जो उसका बाप था अनवर, उसको अपनी बेटी का टिकटॉक पर इस तरह से बेहुदा तरीके से वीडियोस बनाना अच्छा नहीं लगता था, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी से नफरत करने लगा। बाप के लाख समझाने और मना करने के बावजूद भी उसकी बेटी बाज ना आई और डेली टिकटॉक वीडियोस अपलोड किया करती थी। लेकिन एक दिन बाप का सब्र टूट गया और उसने अपनी बेटी को गोली मार दी। ये सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल है उस मूवमेंट की जो ये ब्लॉगर्स सोसाइटी में लेकर आना चाह रहे हैं, और किस तरह इन ब्लॉगर्स की वजह से हमारी सोसाइटी में कल्चरल शिफ्ट आ रहा है। इस बात का अंदाजा आपको एल्बर्ट बैंडियरा की इस थ्योरी से हो जाएगा। इस थ्योरी में एल्बर्ट कहते हैं कि लोग दूसरों के बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करते हैं और उनसे सीखते हैं, खास तौर पर उन लोगों से जो सोसाइटी के लिए एक एडमायरेबल फिगर हो। लेकिन जिस तरह की सोसाइटी हो उसी तरह के रोल मॉडल्स भी पैदा हों। आज हमारी सोसाइटी के रोल मॉडल्स हैं रजब भट्ट, डकी भाई और सिस्टोलॉजी। और 2019 में कंडक्ट करी गई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो एडोलेसेंट्स होते हैं, जिनकी एज 12 साल से 19 साल के बीच में होती है, वो बच्चे इन इन्फ्लुएंसर्स के बिहेवियर को मिमिक करने लग पड़ते हैं, क्योंकि वो बच्चे अंदर से इनको अपना लीडर मानने लग पड़ते हैं। किस तरह ये फैमिली व्लॉगिंग हमारे कल्चर का हिस्सा बनी, और वो भी उस माशरे में जिस माशरे में शुरू से ही औरत का पर्दा एक डिबेटिंग टॉपिक बना रहा है सेकुलर्स और रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच में। और आज हालात ऐसे हो गए हैं कि ये व्लॉगर्स, बल्कि मोस्ट ऑफ द सोसाइटी, इस पर्दे की तमीज को भूल गई है। व्लॉगिंग करने वाले से ज्यादा व्लॉगिंग देखने वाला फ्रॉम द वर्ल्डली पर्सपेक्टिव क्यों और किस किस तरह से अपना नुकसान कर रहा है, और आने वाले टाइम पे किस तरह ये व्लॉगिंग का कैंसर हमारी सोसाइटी के एक एक फर्द को अफेक्ट कर चुका होगा, जिसकी तबाहियां आप अपनी आंखों से देख भी नहीं पाओगे। और इन्हीं सब टॉपिक पर डिटेल से बात करेंगे आज की इस वीडियो में। 80s और 90s में दुनिया भर के फ्रीडम ऑफ स्पीच के फॉलोअर्स ये कहते थे कि दुनिया का मीडिया बहुत ही सेंट्रलाइज्ड और कंट्रोल्ड है, और इनफैक्ट पाकिस्तान में भी टीवी पर सिर्फ एक ही चैनल चलता था जिस पर भी प्रोपेगेंडा बेस्ड मीडिया ही दिखाया जाता था, और इसके अलावा कोई और चैनल नहीं था, और सोशल मीडिया का तो नामो निशान तक नहीं था। और आर्गुमेंट भी यही था कि जब तक लोगों को कोई अच्छे ऑप्शंस नहीं मिलते, लोग अच्छा देख और सुन नहीं सकते, और स्टेट भी ये नहीं चाहती कि लोग कोई बेनिफिशियल चीज देखें। फिर जब अर्ली 90s में इंटरनेट इन्वेंट हुआ तो जो लीडर्स थे उन्होंने ये सोचा कि अब तो आवाम एजुकेटेड हो जाएगी, क्योंकि इंटरनेट की हेल्प से आप किसी भी किस्म का कंटेंट देख सकते हो, किसी भी किताब को पढ़ सकते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म या सीरीज देख सकते हो, और सब कुछ सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है। और लोगों को भी ये लगता था कि वो मेंटली और सोशली स्ट्रॉन्ग सोसाइटी को जन्म देंगे, और लीडर्स को भी ये डर था कि लोग अब इतने होशियार हो जाएंगे कि उनको बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और लोग इतने इन्फॉर्मेटिव, क्रिएटिव और एजुकेटेड हो जाएंगे कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तक की जरूरत नहीं रहेगी, हर कोई घर बैठकर एजुकेशन हासिल कर सकेगा। लेकिन जो रिजल्ट सामने आए वो एकदम शॉकिंग थे, और वो ये थे कि हमारी मॉडर्न सोसाइटी एक अजीम बीमारी का शिकार हो गई। हमारी यूथ, बच्चे, बड़े सभी विक्टिम्स बन गए, और इसका रीजन ये है कि हमने एक ऐसे कल्चर और सोसाइटी को जन्म दिया जो इंटरनेट की मदद से सिर्फ एंटरटेनमेंट कंज्यूम करती थी, और ऐसी एंटरटेनमेंट जो लगती तो बड़ी मामूली सी है, जिसमें ना तो कोई सब्सटेंस है, ना तो कोई मैसेज, ना ही सोसाइटी के नॉर्म्स को चैलेंज करने की एबिलिटी, और ना ही इसमें इंसान की बेहतरी का कोई भी एस्पेक्ट है, पर फिर भी इसे दिन रात कंज्यूम किया जा रहा है, और ये बहुत ही तेजी के साथ एक नासूर की तरह फैलता हुआ जा रहा है। और ये नासूर जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं उसका नाम है डेली व्लॉगिंग। डेली व्लॉगिंग देखने से होता क्या है, और आज हमारी सोसाइटी के कितने % लोग डेली व्लॉगिंग देख रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले कुछ पाकिस्तानी ब्लॉगर्स की एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये एक शख्स है जो डक्की भाई के नाम से फेमस है, जिसके 8.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, यानी कि 83 लाख लोग। और अगर हम इसके टाइटल्स को देखें तो पहली मिसाल है कि अरूप बिकेम डक्की फॉर 24 आवर्स, और इस वीडियो को अपलोड हुए अभी सिर्फ तकरीबन 2 हफ्ते ही गुजरे हैं, और इस पर 1.7 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। मतलब लोग ये देखकर खुश हो रहे हैं कि एक औरत मर्द कैसे बनती है और एक मर्द औरत कैसे बनता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, आईफोन 16 खरीद लिया, इस पर 2.3 मिलियन से ज्यादा व्यूज, और सब लोग पॉपकॉर्न लेकर बैठकर ये देख रहे हैं। आगे देखें, कुर्बानी का बकरा मरने वाला है, और इस पर भी लाखों व्यूज हैं, और हर बंदा कसम खाकर बैठा है जब तक बकरा कुर्बान नहीं हो जाता हम इस ब्लॉग को छोड़ने वाले नहीं। और इस तरह की डिफरेंट इलॉजिकल एक्टिविटीज और इसी तरह की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने वाला एक और इलॉजिकल चैनल जो रजब फैमिली के नाम से फैमिलीज को
चूना लगा रहा है और उसके तकरीबन 6.50 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। और उसके अगर कंटेंट की बात करें तो उसके टाइटल्स देखें, ड्रीम कम ट्रू 30 लाख की घड़ी खरीद ली, 5.6 मिलियन की वॉच, जहाज प्रो मैक्स खरीद लिया और व्यूज हैं 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन। यानी कि 30 से 50 लाख के करीब लोग रोजाना की बुनियाद पर बिना किसी मकसद के इस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। और एक और फैमिली है जिसकी जिंदगी का एक एक मोमेंट ब्रॉडकास्ट किया जाता है। बस जो भी करना है सब कैमरे के सामने करना है, खाना खाना है, सोना है, बाहर जाना है, शॉपिंग करनी है, शादी में जाना है, और ये सब कुछ ब्रॉडकास्ट हो रहा है और हम लोग देख रहे हैं। इनके मेन चैनल का नाम है एस्ट्रोलॉजी। एक नहीं गर्मी के 5 फर्द हैं और 5 के अपने अपने चैनल। और कमाल बात तो ये है कि हमारे पास इतना ज्यादा टाइम है कि हम सब लोग इन सब के अलग अलग व्लॉग्स देखते हैं। और अगर इनकी वीडियोस के टाइटल्स देखें तो ये हैं, अरीब ने स्मोकिंग शुरू कर दी, थप्पड़ पड़ गया, और इस पर 2.1 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। यानी कि 21 लाख के करीब लोग बैठकर ये देख रहे हैं कि एक औरत के शौहर ने स्मोकिंग शुरू करी और उसको चमाट पड़े। ये दिन की सबसे बड़ी खबर है जिसे सब लोग एंजॉय करेंगे और आग की तरह इसको फैलाएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा कोई चीज इंपॉर्टेंट हो ही नहीं सकती। ना रिलीजन, ना हिस्ट्री, ना फिलोसफी, ना साइंस, ना सोसाइटी, ना कल्चर, कुछ भी नहीं। बस ये देखो कि किसी ने स्मोकिंग शुरू की और उसकी बीवी ने उसको थप्पड़ मार दिए। 21 लाख के करीब अवाम अपने अपने कमरों में बैठी ये देख रही है। ये है मॉडर्न सोसाइटी और इसकी एजुकेटेड ऑडियंस। और अब तो बहुत सारे ब्लॉगर्स इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर वेडिंग से कंटेंट उठा रहे हैं, वेडिंग के इवेंट से कंटेंट निकाल रहे हैं और हमारी आवाम को बेवकूफ़ बना रही है। और हमारी आवाम भी बहुत ही ज़्यादा शौक से इस चीज़ को देख रही है कि मेहंदी के फंक्शन पे क्या हो रहा है, बारात के फंक्शन पे क्या हो रहा है, वलीमे के फंक्शन पे क्या हो रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि जो लोग दिन रात इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, कौन है ये लोग? और ये वो लोग हैं जो अगर सिर्फ 15 मिनट के लिए खामोश बैठ जाएं तो इनके लिए अपना वजूद बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के लोगों को हर वक्त साइकोलॉजिकल स्टेबलाइजेशन की जरूरत होती है। इनको अपने दिमाग में हर वक्त थ्रिल, मजा और एक्साइटमेंट का समंदर चाहिए होता है। लेकिन जब वो रुक गया तो ये लोग अपने आप का सामना करने पर मजबूर हो जाएंगे, जो ये लोग करना नहीं चाहते। और रात को सोने से 1 मिनट पहले तक ये लोग रील्स और टिकटॉक पर वीडियोस देख रहे होते हैं, ताकि हमें एक लम्हा भी ये सोचने को ना मिल जाए कि यार मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ। इसलिए ये लोग उन अंधेरों का सामना नहीं करना चाहते और ये नहीं सोचना चाहते कि इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है। और फिर उन लोगों में हिम्मत भी नहीं होती कि उन प्रॉब्लम्स को फेस कर सके। इसलिए सबसे आसान तरीका ये है कि बिना कुछ सोचे समझे सब कंज्यूम करते जाओ। एक हिस्टोरियन कहता है, सोसाइटी सफर्स फ्रॉम टू मच एक्साइटमेंट, वी नीड बोर्डम। हमें बोर होने की जरूरत है। ये मॉडर्न सोसाइटी एक्साइटमेंट की एडिक्शन का शिकार हो चुकी है, जिसे हर वक्त थ्रिल चाहिए। अगर घर से बाहर जाना है तो आती जाती औरतों को देखना है, अगर कुछ खाने जाना है तो उसकी भी स्टोरीज लगानी है, अगर गाड़ी चलानी है तो उसकी भी अपडेट स्नैपचैट पर देनी है। और जो लोग ये सब कुछ देख रहे हैं वो भी इन्हीं के जैसे ही हैं। और ये लोग कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि हमारा इस दुनिया में आने का क्या मकसद है। इस दुनिया में हजारों ऐसे टॉपिक्स हैं जो किसी भी दिमाग में ऑब्सेशन क्रिएट कर सकते हैं, लाइक एस्ट्रोनॉमी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी। लेकिन हम लोगों ने क्या चूज किया? फैमिली ब्लॉगिंग। और खुद को तसल्ली देने के लिए ये लोग कहते हैं कि वैसे ही थोड़ा सा टाइम था, फ्री था, तो ये सब कुछ देख लिया, इसमें कुछ मसला तो नहीं। और पहले मुझे ये बताओ कि 15 से 30 साल की एज के बीच में तुम्हें फ्री टाइम मिला ही क्यों? और अगर तुम समझते हो कि ये सिर्फ एक मजाक है, सिर्फ एक फन एक्टिविटी है, तो ये तुम्हारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे तुम गलत तक नहीं समझते। तुम सिर्फ व्लॉग्स देखो और इंतजार करो, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा एडिक्टेड हैं आज इस सोशल मीडिया के। हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाने पर तवज्जो नहीं देते, बल्कि उन लोगों को देते हैं जो हमारी लाइफ में 1% भी वैल्यू ऐड नहीं करते। और आज के टाइम पे जो बंदा बोर्डम को एक्सेप्ट नहीं करता, वो जिंदगी में कोई भी मीनिंगफुल काम नहीं कर सकता। तुम फील करोगे कि जब तुम एक्सरसाइज करते हो या कोई मुश्किल काम करते हो, तो वो करने के बाद तुम अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी फील करते हो। ये एनर्जी तब रिलीज होती है जब तुम कोई मुश्किल टास्क कंप्लीट करते हो। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जो इस तरह का फालतू कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, वो लोग चैलेंज लेने से डरते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि अपनी जिंदगी से कंप्लीटली फन को खत्म कर दो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिवली हैप्पीनेस को प्रमोट कर रहे हैं अपने फनी कंटेंट के थ्रू, लेकिन 24 घंटे इस तरह का कंटेंट देखना ये मुनासिब नहीं। अगर हम डेली ब्लॉगर्स को देखें तो ये लोग कंज्यूमर कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें ये कोई छोटी सी चीज भी खरीदते हैं तो उस पर 4 वीडियोस बना देते हैं। जैसे कि गाड़ी बदल ली, नई गाड़ी कितने की ली, नई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी चोरी हो गई और फिर से नई गाड़ी खरीद ली। और हमारी अवाम, खासतौर पर बच्चे और खवातीन, ये देख के पागल हो जाती हैं। और इवन कि अब तो बच्चे अपने माँ बाप से कह रहे होते हैं कि हमें भी ब्लॉगर बनना है, हमें भी इन्हीं की तरह गाड़ियां खरीदनी है और फिर चेंज भी करनी है। इस तरह ये बच्चे अपने माँ बाप के सीने पर मोंग दलते रहते हैं और उन्हें मजीद तकलीफ में डालते हैं। और उनको लगता है कि मेरी लाइफ भी ब्लॉगिंग करके रजब भट्ट जैसी हो जाएगी, मैं भी नए नए आईफोन खरीदूंगा, एप्पल वॉचेस खरीदूंगा और साल में 3 से 4 बार तो इंटरनेशनल टूर जरूर करूंगा और मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा और पैसे मेरे बैंक अकाउंट में ऐसे आएंगे जैसे यूट्यूब वाले मेरे रिश्तेदार। लेकिन जब ये व्लॉगिंग का लेंस उतार कर असली दुनिया में देखते हैं तो ये लोग रियलिटी में अपने स्कूल के टीचर से मार खा रहे होते हैं। और इसी रियलिटी को तो ये बच्चा लोग फेस नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से ये लोग हर वक्त मायूस रहते हैं। लेकिन हकीकत में ये सिर्फ एक ड्रामा है, क्योंकि कोई भी ब्लॉगर अपना दुख या तकलीफ कभी भी कैमरे में नहीं दिखाएगा, और जो दिखाएगा भी वो सिर्फ आप लोगों की सिंपैथी लेने के लिए दिखाएगा ताकि उसको और व्यूज मिल सके, क्योंकि इन लोगों का काम ही सिर्फ परफेक्शन बेचना है। और इसलिए सोसाइटी में एक ऐसा डिलेमा क्रिएट किया जा रहा है जिसमें लोग कह रहे हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजें खरीद, मैं नई गाड़ी खरीद लूं, मैं नया घर खरीद लूं, मैं ये खरीद लूं, मैं वो खरीद लूं। लेकिन अगर मैं ये नहीं कर सका तो मैं जीने के लायक ही नहीं। इसलिए बेहतर
बेहतर है कि मैं मर जाऊं। और इनडायरेक्टली इस माइंडसेट को सोसाइटी में ग्रो किया जा रहा है और फैक्चुअली इस माइंडसेट ने हमारी सोसाइटी में अपनी जड़ें मजबूत भी कर। और दूसरी बात यह है कि 1% भी लर्निंग नहीं है। मैं एक अंकल से मिला जिन्होंने मुझसे कहा कि मेरा बेटा रजब का बहुत बड़ा फैन है और वो हर वक्त उसके व्लॉग्स देखता रहता है। तो मैंने अंकल से पूछा कि उसकी एज क्या है और उन्होंने मुझे बताया कि वो सिर्फ अभी 13 साल के और वो भी 7th क्लास में पढ़ता है। तो मैंने उनको बताया कि किस तरह ये व्लॉगर्स हमारे बच्चों की मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा बेटा जिसको फॉलो करता है वो तो अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता है, जिसकी वजह से हमारे बेटे को एक पॉजिटिव लेसन मिलता है कि वो भी अपने वालिदैन से प्यार करे। तो मैं वहां पर खामोश हो गया, लेकिन जब मैं उसके बेटे से मिला तो वो एक निहायत ही बदतमीज और बदलिहाज किस्म का बच्चा था जिसको किसी बड़े छोटे की तमीज नहीं। इससे ये समझ में आता है कि आप व्लॉग से 1% भी वैल्यूएबल चीज नहीं निकाल सकते। लाइक पीपल आर वॉचिंग व्लॉग्स अबाउट प्रैंक विद मामा, प्रैंक विद वाइफ, मैंने आज ये कर दिया, मैंने आज वो कर दिया, कुछ भी। चलो एक पॉइंट पे मान लेते हैं कि ये व्लॉगर्स कुछ गलत नहीं कर रहे, वो तो यूथ को इंपावर कर रहे हैं। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा वक्त तबाह हो रहा है, तुम्हारे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं और वो दिन रात इस परफेक्ट लाइफस्टाइल को आइडलाइज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इस तरह के व्लॉग्स बनाना जिसमें ये लोग सिर्फ अपनी झूठी खुशियां दिखाते हैं, ये इनकी जॉब है। लाइक नया घर खरीदा, वीडियो बना दी, मुहर्रम आए 15 वीडियोस बना दी, रमजान आया, शहरी के टाइम एक वीडियो, इफ्तार के टाइम एक वीडियो, 30 दिन का कंटेंट पक्का। और ये लोग मजहब तक को बेच रहे हैं सिर्फ पैसा कमाने। ईद उल अजहा आई, कुर्बानी का ब्लॉग, जानवर लेने गए, बार्गेनिंग कैसे की, कुर्बानी की कैसे, इसका ब्लॉग। और आपको पता है ये लोग कब तक कैसी वीडियोस बनाते रहेंगे? जब तक आप लोग इनको देखते रहोगे। ये आम लोगों की जिंदगी को एक ऐसे कंपटीशन में डाल रहे हैं जो उनकी रियलिटी को दबा कर रहा है। और हर आम शहरी ये सोचने लग पड़ा है कि एक आइडियल जिंदगी तभी पॉसिबल है जब हमारी जिंदगी भी एक व्लॉग की तरह परफेक्ट हो, घर वाले साथ हों, ये लग्जरी डिनर हो रहा हो, दोस्तों के साथ मजे उड़ाए जा रहे हों और जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मगर रियलिटी ये है कि ये सब एक स्क्रिप्टेड एक्सरसाइज है जो वो अपने 5-6 घंटे की रिकॉर्डिंग को ट्रिम करके 30 से 40 मिनट के व्लॉग में कन्वर्ट करके आपको बेच देते हैं। और उसमें आपको वो अपने परफेक्ट मोमेंट्स दिखाते हैं जो रियलिटी में है ही नहीं। और इस कंटेंट में 1% भी लर्निंग का एस्पेक्ट नहीं होता और ये लोग ऐसी चीजें बेच रहे हैं जो 1% भी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर सकता। और मुझे तो उन लोगों पर हैरत होती है जो सिर्फ इस बात पर तनकीद करते हैं कि ये लोग अपने घरों की औरतों को कैमरे में दिखाते हैं और इस चीज को डिस्कस ही नहीं करते कि ये लोग हमारी यूथ को जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो सिर्फ एक इल्यूजन है जिसकी कोई रियलिटी नहीं है। एंड दिस इज द बिगेस्ट सिन, अपनी फैमिली दिखाने से भी ज्यादा, क्योंकि इसमें आप एक ऐसी चीज को प्रमोट कर रहे हो जिसका इम्पैक्ट सोसाइटल लेवल पर बहुत बड़ा है। मतलब अगर पूरी सोसाइटी आपको अपना रोल मॉडल मानती है तो आपके कहने पर वो कुएं में छलांग लगाने को भी तैयार हो जाएगी। अब ये आप पर है कि आप उसको किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं। खैर, सिन्स और गुड डीड्स का फैमिली व्लॉगर से क्या ताल्लुक? गलती सिर्फ इन लोगों की नहीं है क्योंकि ये सिर्फ उस डिमांड का फायदा उठा रहे हैं जो मार्केट में है। आपके 30 से 35 मिनट के बदले लाखों से करोड़ों रुपए मिल रहे हैं तो वो क्यों इस चीज को छोड़ेंगे? आज सक्सेस की जो डेफिनेशन है उसमें जितनी ज्यादा तुम अटेंशन हासिल करोगे उतना ज्यादा फेमस होगे। जबकि पहले ये काम सिर्फ तमाशे लोग किया करते थे, छतों से कूदते थे तो भीड़ जमा हो जाती थी। अब जितना चीप अमल उतनी ज्यादा हाइप, और फिर इस वजह से लोग फेमस होने के नए से नए और चीप से चीप तरीके ढूंढते हैं। अकल और शौर हमारी सोसाइटी से गायब हो चुका है और इसे तुम खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। तुम अपनी किसी दोस्तों की महफिल में 2-4 मिनट किसी सीरियस टॉपिक पर बात करके देखो, तुम देखोगे आधे से ज्यादा लोग महफिल से चले जाएंगे और जो आधे लोग बच जाएंगे वो तुम पर तनकीद करना शुरू कर देंगे। क्योंकि आज संजीदा और अहम मौजू पर बहस करने की सलाहियत खत्म हो चुकी है और आज सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीजें पसंद की जाती हैं। और अगर तुम ये समझते हो कि लाखों व्यूज होने का मतलब किसी फैमिली ब्लॉगर की किस्मत है तो तुम गलत, क्योंकि ये कसूर तुम्हारा है। तुम अपना कीमती वक्त उनको देते थे। इसलिए अगर तुम अपने बच्चों को बचाना चाहते हो तो अपने बच्चों को इस कंटेंट से दूर रखो, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत बड़ा है। ये एक जहनी बीमारी होती है जिसको साइकोसिस कहते हैं और मैं अपनी सोसाइटी में मैस साइकोसिस पैदा होता हुआ देख रहा हूँ क्योंकि लोग असल हकीकत से कट चुके हैं। क्योंकि अगर तुम आज के बच्चे को जोर लगाकर भी कहो कि बाहर जाकर खेलो तो वो तैयार ही नहीं होगा। और हम उस जनरेशन से थे जिसे मार मार कर घर वापस लाया जाता था कि कितनी देर बाहर धूप में खेलोगे, अब घर के अंदर आ जाओ। लेकिन आज का बच्चा मार भी खाएगा लेकिन फिर भी बाहर नहीं जाएगा। उसे ये एहसास नहीं है कि नेचर के करीब रहने का क्या एहसास, एक मीनिंगफुल और डीप कन्वर्सेशन का क्या मतलब है। आज की जेन ज़ी और जेन अल्फा का बच्चा हर चीज को बोरिंग और फजूल कहकर मना कर देता है। वो सिर्फ एक अम्यूजमेंट कल्चर का शिकार जो उसका पूरा फ्यूचर तबाह कर सकता है। लेकिन अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो उसे ज़हनी तौर पर मजबूत बनाओ ताकि वो चैलेंजेस को कबूल कर, क्योंकि जब तक इंसान दुख और तकलीफ को महसूस नहीं करता और उससे नहीं गुजर तब तक वो किसी मीनिंगफुल पर्पस को अचीव नहीं कर पाता। उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स में जरूर करिएगा। थैंक यू।